संघवाद। इस अध्याय में भारत के राजनीतिक मानचित्र 1947 से 2017 को देखिए। उनमें आपको काफी परिवर्तन दिखाई देगा। राज्य की सीमाओं और नाम बदले गए हैं तथा राज्यों की संख्या में भी अंतर आ गया है। आजादी के समय अपने देश में अधिकांश प्रांत ऐसे थे जिन्हें अंग्रेजों ने महज प्रशासनिक सुविधाएं के लिए गठित किया था। फिर कुछ देशी रियासतों का स्वतंत्र भारत में विलय हो गया। इन देशी रियासतों को प्रांतों से जोड़ दिया गया। इसे आप 1947 के मानचित्र में देख सकते हैं। तब से लेकर आज तक राज्यों की सीमाएं कई बार बदल चुकी हैं। इस अवधि में न केवल राज्य की सीमाओं में परिवर्तन हुआ बल्कि कुछ राज्यों की जनता की इच्छा के अनुरूप उनके नाम भी बदले गए हैं। जैसे मैसूर का नाम कर्नाटक तथा मद्रास का नाम तमिलनाडु हो गया है। ये मानचित्र 70 वर्ष में हुए परिवर्तनों को दिखाते हैं। एक तरह से ये नक्शे हमसे भारत में संघवाद के कामकाज की कहानी कहते हैं। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपको निम्नलिखित बातों की जानकारी होगी। संघवाद क्या है? भारत संविधान के संघीय व्यवस्था संबंधी प्रावधान क्या है? केंद्र व राज्य के संबंध से जुड़े मुद्दे और विशेष किस्म की बुनावट और ऐतिहासिक विशेषता वाले कुछ राज्यों के लिए निर्धारित विशिष्ट प्रावधान क्या है? 1947 में भारत का नक्शा जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजपूताना, प्रांत, बिहार, चंद्रनगर, असम, पूर्वी पाकिस्तान, उड़ीसा, मध्य प्रांत, जूनागढ़, दौद, दमन, दादर और नागर हवेली, हैदराबाद, गुजरात, मुंबई, गोवा, मैसूर, मद्रास, पांडिचेरी जो फ्रांस के, यनम फ्रांस के भीतर, मद्रास, कराईकल, माहे, त्रावणकर, लक्षद्वीप, भारत, श्रीलंका। पहला वाला वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सीमा। दूसरा डाटा पाकिस्तान, फ फॉर फ्रांस, प फॉर पुर्तगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 1947 में भारत संघ के प्रांत भारत का एक सैद्धांतिक मैप में तिब्बत बगल से जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, शिमला, उत्तराखंड, देहरा, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, बिहार, पटना, सिक्किम, गंगटोक, मेघालय, शिलोंग, असम, दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, नागालैंड, कोहिमा, इम्फाल, मणिपुर, आइजोल, मिजोरम, अगरतला, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, झारखंड, रांची, ओडिशा, भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़, रायपुर, मध्य प्रदेश, भोपाल, राजस्थान, जयपुर, गुजरात, गांधीनगर, महाराष्ट्र, मुंबई, तेलंगाना, हैदराबाद, अमरावती, यानाम, पुडुचेरी, पणजी, गोवा, कर्नाटक, बेंगलोर, तमिलनाडु, चेन्नई, पुडुचेरी, कारिकल, पुडुचेरी, केरल, तिरुवनंतपुरम, माहे, पुडुचेरी, करावती, लक्षद्वीप, भारत और नीचे श्रीलंका। अंतर्राष्ट्रीय सीमा काले रंग वाले डॉटर वाले राज्य सीमाएं दिखाए गए हैं। इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो 0 से 200, 200, 400, 400, 600 किलोमीटर के माप से दिखाया गया है। संघवाद क्या है? सोवियत संघ विश्व का एक महाशक्ति था, पर 1989 के बाद वह अनेक स्वतंत्र देशों में बढ़ गया। इनमें से कुछ ने मिलकर स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल बना लिया। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण वहाँ शक्तियों का जमाव और अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी। इसके अलावा उज्बेकिस्तान जैसे भिन्न भाषा और संस्कृति वाले राज्यों क्षेत्रों में रूस के आधिपत्य ने भी विघटन को बढ़ावा दिया। कुछ अन्य राज्यों को चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और पाकिस्तान को भी अपने देश का विभाजन देखना पड़ा। कनाडा में भी अंग्रेजी भाषा और फ्रेंच
भाषा क्षेत्रों के आधार पर विभाजन की संभावना बढ़ गई। भारत के लिए क्या यह महान उपलब्धि नहीं कि 1947 के दुखद विभाजन और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पिछले 6 दशकों से वह अपना अखंड और स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए है। आखिर इस उपलब्धि का आधार क्या है? क्या हम कह सकते हैं कि इसका काफी कुछ श्रेय भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्थाओं को जाता है? ऊपर जिन देशों का उल्लेख किया गया है वे सभी संघीय राज्य थे, पर वे एकजुट न रह सके। इससे लगता है कि संघीय संविधान अपनाने के साथ साथ संघीय व्यवस्था की प्राकृतिक और व्यवहार भी बहुत महत्वपूर्ण है। वेस्ट इंडीज में संघवाद। आपने वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या वेस्ट इंडीज नाम का कोई देश भी है? भारत की ही तरह वेस्ट इंडीज भी अंग्रेजों की उपनिवेश था। 1958 में वेस्ट इंडीज संघ फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज का जन्म हुआ। इसकी केंद्रीय सरकार कमजोर थी और प्रत्येक संघीय इकाई की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। इसी वजह से और अन्य संघीय कार्य इकाइयों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण 1962 में इसे संघ को भंग कर दिया। बाद में 1973 की चिगुआरामस संधि के द्वारा इन स्वतंत्र प्रायद्वीपों ने एक साझी संस्था सर्वोच्च न्यायालय मुद्रा और कैरिबियन समुदाय नामक साझा बाजार संयुक्त संस्थाओं का निर्माण किया। कैरिबियन समुदाय की एक साझी कार्यपालिका भी है और सदस्य देशों की सरकारों के प्रधान उस कार्यपालिका के सदस्य हैं। इस प्रकार वहाँ की इकाइयां न तो एक देश के रूप में रह सकी और न ही वे अलग रह सकी। भारतीय भूभाग एक महाद्वीप की तरह विशाल और अनेक विविधताओं से भरा है। यहाँ 20 प्रमुख और सैकड़ों अन्य छोटी भाषाएं हैं। यहाँ अनेक धर्म को मानने वाले लोग निवास करते हैं। देश के विभिन्न भागों में करोड़ों आदिवासी निवास करते हैं। इन विविधताओं के बावजूद हम एक साझी जमीन पर रहते हैं और हमारा एक साझा इतिहास है। खासकर उन दिनों का जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे बीच दूसरी कई समानताएं हैं। इसी कारण हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भारत को विविधता में एकता के रूप में परिभाषा किया है। कभी कभार इसे विविधताओं के साथ एकता की भी संज्ञा दी जाती है। संघवाद में कोई ऐसे निश्चित और कठोर सिद्धांत नहीं होते जो प्रत्येक ऐतिहासिक परिस्थिति में समान रूप से लागू हो। शासन के सिद्धांत के रूप में संघवाद विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न स्वरूप ग्रहण करता है। संघीय राज्य की शुरुआत अमेरिका से हुई, लेकिन वह जर्मनी और भारतीय संघवाद से भिन्न है। फिर भी संघवाद की कुछ मूल अवधारणाएं और विचार आवश्यक हैं। निश्चित रूप से संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं की सहमति करती है। इसमें एक प्रांतीय स्तर की होती है और दूसरी केंद्रीय स्तर की। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्तता होती है। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है और भारत में इकहरी नागरिकता है। इसी प्रकार लोगों की दोहरी पहचान और निष्ठाएं होती हैं। वे अपने क्षेत्र के भी होते हैं और राष्ट्र के भी। जैसे हम में से कोई गुजरात या झारखंड होने के साथ साथ भारतीय भी होता है। प्रत्येक स्तर की राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशिष्ट शक्तियां और उत्तरदायित्व होते हैं तथा वहाँ एक अलग सरकार भी होती है। दोहरे शासन की विस्तृत रूपरेखा अमूमन एक लिखित संविधान में मौजूद होती है। यह संविधान सर्वोच्च होता है और दोनों सरकारों की शक्तियों का स्रोत भी राष्ट्रीय महत्व के विषयों जैसे प्रतिरक्षा और मुद्रा का उत्तरदायित्व संघीय या केंद्रीय सरकार को होता है। क्षेत्रीय या स्थानीय महत्व के विषयों पर प्रांतीय सरकार राज्य सरकारें जवाबदेह होती हैं। मैं समझ गई हमारे स्कूल की तरह है। मेरी पहचान 9 या 12 या ऐसी ही किसी कक्षा की है और हमारे बीच अलग अलग फैसलों को लेकर होड़ चलती रहती है, लेकिन हम सब एक ही स्कूल के छात्र हैं और हमें इसका
गर्भ है। केंद्र और राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने के एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था होती है जो संघर्षों का समाधान करती है। न्यायपालिका को केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्ति के बंटवारे के संबंध में उठाने वाले कानूनी विवाद को हल करने का अधिकार होता है। संघवाद के वास्तविक कामकाज का निर्धारण राजनीतिक, सांस्कृतिक विचारधारा और इतिहास की वास्तविकता से होती है। आपसी विश्वास, सहयोग, सम्मान और संयम की संस्कृति हो तो संघवाद का कामकाज आसानी से चलता है। राजनीतिक दलों के व्यवहार से भी यह तय होता है कि संविधान किस रास्ते चलेगा। यदि कोई एक इकाई, प्रांत, भाषाई समुदाय या विचारधारा पूरे संघ पर हावी हो जाए तो दबदबा कायम करने वाली ताकत के साथ जो इकाई या लोग नहीं है उनमें विरोध पनपता है। ऐसी स्थिति में नाराज इकाई अपने अलग होने की मांग उठा सकती हैं। नौबत गृह युद्ध तक की आ जा सकती है। बहुत से देशों को इस अनुभव से गुजरना पड़ा। यूपी गेट्स आरएस 19,000 करोड़ यादव से सेटिस्फाई। इसेंशियल नए राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार की सहमति से हो नीति 6th सेंचुरी। ये न्यूज़पेपर की अलग अलग कतरने दे गई है। गवर्नर बिंग यूज टू डिस्टेबलाइज गवर्नमेंट से मुलायम सिंह। For long, governors have been in row we to want an independent person. नाइजीरिया में संघवाद। यदि किसी देश के विभिन्न क्षेत्र और समुदाय एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते तो वहाँ संघीय व्यवस्था भी एकता लाने में असफल होगी। इसे नाइजीरिया के उदाहरण से समझा जा सकता है। 1914 तक उत्तरी नाइजीरिया और दक्षिणी नाइजीरिया ब्रिटेन के दो उपनिवेश थे। 1950 में इबादान संवैधानिक सम्मेलन में नाइजीरिया के नेताओं ने एक संघीय संविधान बनाने का निर्णय लिया। नाइजीरिया की 3 बड़ी जातियां एरुबा, इबो और हाउसा फुलानी है। इनके नियंत्रण में क्रमशः देश के 3 क्षेत्र पश्चिमी, पूर्वी और उत्तर थे। इन क्षेत्रों पर इनका अपना अपना नियंत्रण था। इनके द्वारा अन्य क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने के प्रयास से भय और संघर्ष का माहौल बना। इससे वहां एक सैनिक शासन की स्थापना हुई। 1960 के संविधान में केंद्र और प्रांतीय सरकारें संयुक्त रूप से नाइजीरिया की पुलिस का नियंत्रण करती थी। 1979 के सैनिक संविधान के अंतर्गत किसी भी राज्य को सिविल पुलिस रखने का अधिकार नहीं था। हालांकि 1999 में नाइजीरिया में लोकतंत्र की दोबारा बहाली हुई, लेकिन धार्मिक विभेद बने रहे। नाइजीरिया संघ के सामने यह समस्या भी बनी रही कि तेल संसाधन से प्राप्त राजस्व पर किसका नियंत्रण होगा। इस प्रकार नाइजीरिया की विभिन्न संघीय इकाइयों के बीच धार्मिक, जाति और आर्थिक मतभेद बरकरार हैं। कहाँ पहुंचे, क्या समझे। एक संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार की शक्ति कौन तय करता है। संघात्मक व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्यों में टकराव का समाधान कैसे होता है। भारतीय संविधान में संघवाद। आजादी से पहले ही राष्ट्रीय आंदोलन में अनेक नेता इस विषय पर सहमत थे कि भारत जैसे विशाल देश पर शासन से करने के लिए शक्तियों का प्रांतीय और केंद्रीय सरकारों के बीच बंटना जरूरी होगा। उन्हें यह भी भय था कि भारतीय समाज में क्षेत्रीय और भाषाई विविधताएं हैं। इन विविधताओं को मान्यता देने की आवश्यकता थी। विभिन्न क्षेत्रों और भाषीय लोगों को सत्ता में सहभागिता करनी थी तथा इन क्षेत्रों के लोगों को स्वशासन का अवसर मिलना चाहिए था। अगर हमारी मंशा लोकतांत्रिक शासन स्थापित करने की थी तो इन बातों को लागू करना अपरिहार्य था। प्रश्न केवल यह था कि क्षेत्रीय सरकारों को कितना अधिकार प्रदान किया जाए। मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने के आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में विभाजन के पूर्व एक समझौता फार्मूले पर चर्चा हुई, जिसके अनुसार क्षेत्रीय सरकारों को काफी ज्यादा अधिकार देने का प्रस्ताव आया।
पर भारत के विभाजन का निर्णय होने पर संविधान सभा ने ऐसी सरकार की गठन का निर्णय लिया जो केंद्र और राज्यों के आपसी सहयोग और एकता तथा राज्य के लिए अलग अधिकार के सिद्धांतों पर आधारित हो। भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध सहयोग पर आधारित होगा। इस प्रकार विविधता को मान्यता देने के साथ ही संविधान एकता पर बल देता है। मिसाल के तौर पर आप इस बात से वाकिफ हैं कि भारत के संविधान के अंग्रेजी संस्करण में फेडरेशन शब्द का नहीं बल्कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। हालांकि हिंदी भाषा में फेडरेशन और यूनियन दोनों के लिए ही संघ शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन संविधान भारत का वर्णन इन शब्दों में करता है। अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यूनियन होगा। दूसरा, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में भी निर्दिष्ट हैं। आखिरकार साथ रहने का उद्देश्य यही तो होना चाहिए कि हम सब खुश रहें और एक दूसरे को खुश देखें। शक्ति विभाजन, मुझे लगता है कि प्रदेशों के पास बहुत कम धन रहता होगा, वे अपना काम कैसे चलाते होंगे। यह तो बिल्कुल उन परिवारों जैसा मामला है जहां रुपए पैसे तो पति के हाथ में रहते हैं और घर पत्नी को चलाना पड़ता है। भारत के संविधान में दो तरह की सरकारों की बात मानी गई है। एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए जिसे संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार कहते हैं और दूसरा प्रत्येक प्रांतीय इकाई या राज्य के लिए राज्य सरकार कहते हैं। ये दोनों ही संवैधानिक सरकारें हैं और इनके स्पष्ट कार्य क्षेत्र हैं। यदि कभी यह विवाद हो जाए कि कौन सी शक्तियां केंद्र के पास हैं और कौन सी राज्य के पास, तो इसका निर्णय न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार करेगी। संविधान इस बात की स्पष्ट व्यवस्था करता है कि वह कौन कौन सी शक्तियां केवल केंद्र सरकार को प्राप्त होगी और कौन कौन सी केवल राज्य को। अगले पृष्ठ पर दिए गए चार्ट को ध्यान से देखें। इसमें दिखाया गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति को कैसे बांटा गया है। शक्ति विभाजन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि संविधान ने आर्थिक और वित्तीय शक्तियां केंद्रीय सरकार के हाथ में सौंपी है। राज्यों के उत्तरदायित्व तो बहुत अधिक है, पर आय के कहाँ पहुंचे क्या समझे। क्या आप समझते हैं कि और विशिष्ट शक्तियों का अलग से उल्लेख करना जरूरी है? क्यों बहुत से राज्य शक्ति विभाजन से असंतुष्ट क्यों रहते हैं? सब भारतीय संविधान संघ सूची, राज्य सूची, समीपवर्ती सूची, इसमें शामिल प्रतिरक्षा, परमाणविक ऊर्जा, विदेशी मामले, युद्ध और शक्ति, बैंकिंग, रेलवे, डाक और तार, वायु सेवा, बंदरगाह, विदेशी व्यापार, मुद्रा, इन विषयों पर सिर्फ केंद्रीय विधायिका ही कानून बना सकती है। राज्य सूची में इसमें शामिल विषय कृषि, पुलिस, जेल खाना, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, शराब, वाणिज्य, व्यापार, पशुपालन, प्रादेशिक लोक सेवा। आमतौर पर इन विषयों पर सिर्फ प्रांतीय विधायिका ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची, इसमें शामिल विषय हैं शिक्षा, कृषि, भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य संपदा का हस्तांतरण, वन, मजदूर संघ, सामानों में मिलावट, गोद लेना और उत्तराधिकारी। केंद्र और प्रांत दोनों की विधायिका इन मामलों पर कानून बना सकती है। और विशिष्ट शक्तियां, इनमें वे सभी मामले शामिल हैं जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं हुआ है। साइबर कानून, इन विषयों पर केवल केंद्रीय विधायिका ही कानून बना सकती है। सशक्त केंद्र सरकार और संघवाद, अमूमन ऐसा माना जाता है कि भारतीय संविधान द्वारा एक सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना की गई है। भारत एक महाद्वीप की तरह विशाल तथा अनेक विविधताओं और सामाजिक समस्याओं से भरा है। संविधान निर्माताओं की मान्यता थी कि हम में एक संघीय संविधान चाहिए जो इन विविधताओं को समेट सके, पर वे एक शक्तिशाली सरकार की स्थापना भी करना चाहते थे जो
विघटनकारी प्रवृत्ति पर अंकुश रख सके और सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन ला सके। स्वतंत्रता के समय केंद्र के लिए ऐसी शक्तियां आवश्यक थीं, क्योंकि उस समय देश में न केवल ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित कुछ प्रांत थे, बल्कि 500 से ज्यादा देशी। मैं अपने सदन के सम्मानित मित्रों को बताना चाहता हूं कि सभी संविधानों में शक्तियों का प्रवाह केंद्र की ओर रहा है। बदलती हुई परिस्थितियों के कारण कोई भी राष्ट्र राज्य, चाहे वह एकात्मक हो या संघात्मक, पुलिस राज्य से लोक कल्याणकारी राज्य बन गए हैं, और देश की आर्थिक खुशहाली का अंतिम उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का हो गया है। टीटी कृष्णमाचारी, संविधान सभा के वाद विवाद खंड 11, पृष्ठ संख्या 955 से 956, 25 नवंबर 1949। रियासतें भी थी जिनका यह या तो पुराने प्रांतों में विलय या नए प्रांतों के रूप में गठन होना था। देश की एकता बनाए रखने के साथ साथ संविधान निर्माता यह भी चाहते थे कि सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार करे, और ऐसा करने में उसे राज्य का सहयोग भी प्राप्त हो। गरीबी, निरक्षरता और आर्थिक असमानता आदि कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनके समाधान के लिए नियोजन और समन्वय बहुत जरूरी थी। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता और विकास की चिंताओं ने संविधान निर्माताओं को एक सशक्त केंद्रीय सरकार बनाने की प्रेरणा दी। आइए उन संवैधानिक प्रावधानों पर ध्यान दें जो सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना करते हैं। किसी राज्य के अस्तित्व और उसकी भौगोलिक सीमाओं के अस्तित्व पर संसद का नियंत्रण। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। वह किसी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है, पर इस शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान पहले प्रभावित राज्य के विधानमंडल को विचार व्यक्त करने की अवसर देता है। संविधान में केंद्र को अत्यंत शक्तिशाली बनाने वाले कुछ आपातकालीन प्रावधान हैं जो लागू होने पर हमारी संघीय व्यवस्था को एक अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था में बदल देते हैं। आपातकाल के दौरान शक्तियां कानूनी रूप से केंद्रीकृत हो जाती हैं। संसद को यह शक्ति भी प्राप्त हो जाती है कि वह उन विषयों पर कानून बना सके जो राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सामान्य स्थितियों में भी केंद्र सरकार को अत्यंत प्रभावी वित्तीय शक्तियां और उत्तरदायित्व हैं। सबसे पहले तो आय के प्रमुख संसाधनों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। इस प्रकार केंद्र के पास आय के अनेक संसाधन हैं और राज्य अनुदानों और वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित हैं। दूसरी तरफ स्वतंत्रता के बाद भारत ने तेजी, आर्थिक प्रगति और विकास के लिए नियोजन को साधन के रूप में प्रयोग किया। नियोजन के कारण आर्थिक फैसले लेने की ताकत केंद्र सरकार के हाथों में सिमटती गई। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त योजना आयोग राज्य के समाधान प्रबंधन की निगरानी करता है। इसके अलावा केंद्र सरकार अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर राज्यों के अनुदान और ऋण देती है। आर्थिक संसाधनों का यह वितरण असंतुलित माना जाता है और सरकार पर अकस्य आरोप लगाया जाता है कि वह विरोधी दलों द्वारा शासित राज्यों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, राज्यों के राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सरकार को हटाने और विधानसभा भंग करने का। मैं अब समझ गया कि हमारा संविधान क्यों दूसरे को सिर्फ नकल भर नहीं है। इससे संघवाद का नक्शा निश्चित ही अपनी जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है। सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सकें। इसके अतिरिक्त सामान्य परिस्थितियों में भी राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित कर सके। इससे केंद्र सरकार को यह अवसर मिल जाता है कि वह किसी राज्य के कानून निर्माण में देरी कर सके और यदि चाहे तो ऐसे विधेयक की परीक्षा कर उन पर विशेषाधिकार वीटो का प्रयोग करके उसे पूरी तरह नकार दे।
ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जब केंद्र द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने आवश्यक हो जाए, पर ऐसा करने के लिए पहले राज्यसभा की अनुमति लेना आवश्यक है। संविधान में साफ साफ कहा गया है कि केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति प्रादेशिक कार्यपालिका की शक्ति से ज्यादा होगी। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। संविधान का निम्नलिखित प्रावधान इसे स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 257 एक, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। आपने कार्यपालिका से संबंधित अध्याय में देखा था कि हमारी प्रशासकीय व्यवस्था इकहरी है, अखिल भारतीय सेवाएं पूरे देश के लिए है और इसमें चयनित पदाधिकारी राज्यों के प्रशासन में कार्य करते हैं। अतः जिलाधीश के रूप में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी या पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। राज्य न तो उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, न ही उन्हें सेवा से हटा सकता है। संविधान के अन्य अनुच्छेद 33 व 34 संघ सरकार की शक्ति को उस स्थिति में काफी बढ़ा देते हैं जब देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन मार्शल लॉ लागू हो जाए। ये प्रावधान संसद को इस बात का अधिकार देते हैं कि ऐसी स्थिति में वह केंद्र या राज्य के किसी भी अधिकारी के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने या उसकी बहाली के लिए किए गए किसी भी कार्य को कानूनन जायजा करार दे। इसी के अंतर्गत सशस्त्र बल विशिष्ट शक्ति अधिनियम का निर्माण किया गया। इससे कभी कभी जनता और सशस्त्र बलों में आपसी तनाव भी हुआ है। कहाँ पहुंचे, क्या समझे? इस दृष्टिकोण के पक्ष में दो तर्क दे कि हमारा संविधान एकात्मक की ओर झुका हुआ है। क्या आप मानते हैं कि शक्तिशाली केंद्र राज्यों को कमजोर करता है, शक्तिशाली राज्य से केंद्र कमजोर होता है? भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव, पिछले पृष्ठ में हमने पढ़ा कि संविधान ने केंद्र को बहुत अधिक शक्तिशाली शक्तियां प्रदान की हैं। यद्यपि संविधान विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग पहचान को मान्यता देता है, लेकिन फिर भी वह केंद्र को ज्यादा शक्ति देता है। एक बार जब राज्य की पहचान के सिद्धांत को मान्यता मिल जाती है तब वह स्वाभाविक ही है कि पूरे देश के शासन में और अपने शासकीय क्षेत्र में राज्यों द्वारा और ज्यादा शक्ति तथा भूमि की मांग उठाई जाए। इसी कारण राज्य ज्यादा शक्ति की मांग करते हैं। समय समय पर राज्यों ने ज्यादा शक्ति और स्वतंत्रता देने की मांग उठाई है। इससे केंद्र और राज्यों के बीच संघर्ष और विवादों का जन्म होता है। केंद्र और राज्य अथवा विभिन्न राज्यों के आपसी कानूनी विवादों का समाधान न्यायपालिका करती है, लेकिन स्वतंत्रता की मांग एक राजनीतिक सवाल है जिसे आपसी बातचीत द्वारा ही हल किया जा सकता है। केंद्र राज्य संबंध संविधान में तो एकमात्र फ्रेमवर्क या ढांचा है। इस पर ईंट गर्रा सूखी चूना चढ़ाने का काम राजनीति की वास्तविकता द्वारा होता है। अतः भारतीय संघवाद पर राजनीतिक प्रक्रिया की परिवर्तनशील प्रकृति का प्रभाव काफी पड़ा है। 1950 तथा 1960 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव रखी। इस दौरान केंद्र और राज्यों में कांग्रेस का वात्सल्य था। नए राज्यों के गठन की मांग के अलावा केंद्र और राज्यों के बीच संबंध शांतिपूर्ण और सामान्य रहे। राज्यों को आशा थी कि वे केंद्र से प्राप्त वित्तीय अनुदानों से विकास कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त केंद्र द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बनाई गई नीतियों के कारण भी राज्यों को काफी आशा बंधी थी। 1960 के दशक के बीच में कांग्रेसों के वात्सल्य में कुछ कमी आई और अनेक राज्यों में विरोधी दल में सत्ता आ गई। इससे राज्यों की और ज्यादा शक्ति और स्वायत्तता देने की मांग बलवती हुई। इस मांग के पीछे प्रमुख कारण यह था कि केंद्र
और राज्यों में भिन्न भिन्न दल सत्ता में थे, अतः राज्यों की सरकारें ने केंद्र की कांग्रेसी सरकार द्वारा किए गए अवांछनीय हस्तक्षेपों का विरोध करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के लिए भी विरोधी दल द्वारा शासित राज्यों से संबंधों के तालमेल की बात पहले जैसे आसान नहीं रही। इस विचित्र राजनीतिक संदर्भ में संघीय व्यवस्था के अंदर स्वायत्तता की अवधारणा को लेकर वाद विवाद छिड़ गया। आखिरकार 1990 के दशक में कांग्रेस का वाचर काफी कुछ खत्म हो गया और हमने केंद्र में गठबंधन राजनीति के युगों में प्रवेश किया। राज्यों में भी विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल सत्तारूढ़ हुए हैं। इससे राज्यों का राजनीतिक कद बढ़ा, विविधता का आदर हुआ और एक मजे हुए संघवाद की शुरुआत हुई। इस तरह दूसरे दौर में स्वायत्तता का मसला राजनीतिक रूप से सरगर्म हुआ। स्वायत्तता की मांग समय समय पर अनेक राज्यों और राजनीतिक दलों ने राज्यों के केंद्र के मुकाबले ज्यादा स्वायत्तता देने की मांग उठाई, लेकिन विभिन्न राज्यों और दलों के लिए स्वायत्तता का अलग अलग मतलब हो सकता है। कभी इन मांगों के पीछे यह इच्छा होती कि शक्ति विभाजन को राज्य के पक्ष में बदला जाए तथा राज्यों को ज्यादा तथा महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाएं। समय समय पर अनेक राज्य तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल और दलों द्रमुक अकाली दल मकपा के स्वायत्तता की मांग की। एक अन्य मांग यह है कि राज्यों के पास आय के स्वतंत्र साधन होने चाहिए और साधनों पर उनका ज्यादा नियंत्रण होना चाहिए। इसे वित्तीय स्वायत्तता भी कहते हैं। 1977 में पश्चिम बंगाल के वामपंथी सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने के लिए दस्तावेज प्रकाशित किया। तमिलनाडु और पंजाब में स्वायत्तता की मांगों में भी ज्यादा वित्तीय अधिकार हासिल करने की मंशा हुई। स्वतंत्रता की मांग का तीसरा पहलू प्रशासनिक शक्तियों से संबंधित है। विभिन्न राज्य प्रशासनिक तंत्र पर केंद्रीय नियंत्रण से नाराज रहते हैं। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता की मांग सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दों से जुड़ी हुई भी हो सकती है। तमिलनाडु में हिंदी के वाचर का विरोध और पंजाब में पंजाबी भाषा और संस्कृति के प्रोत्साहन की मांग के कुछ उदाहरण हैं। कुछ राज्य ऐसे महसूस करते हैं कि हिंदी भाषा क्षेत्रों के अन्य क्षेत्रों पर वाचर है। दरअसल 1960 के दशक में तो कुछ राज्यों में हिंदी को लागू करने के विरोध में आंदोलन भी हुआ। हाँ, मुझे पता है कि हिंदी भारत की राजभाषा है, लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले मेरे बहुत से मित्र हिंदी नहीं जानते हैं। कार्टून बुझे शंकर चिल्ड्रेंस बुक ट्रस्ट से कार्टून बनाया गया है। संविधान सभा में राष्ट्रीय भाषा पर बहस के दौरान नेहरू को हिंदी भाषी प्रांतों से दूसरों के प्रति उदारता बरतने के लिए आग्रह करना पड़ा। डोंट स्पेयर मी शंकर पृष्ठ 24-18 सितंबर 1949। कार्टून बूझ लेते हैं शंकर चिल्ड्रेंस बुक ट्रस्ट से किकिंग अप स्टार 27 अप्रैल 1952। जब नेहरू राज्यपालों की नियुक्ति कर रहे थे तो उनमें से कुछ मंत्री पद छोड़ने को इच्छुक नहीं थे। टोड स्पेयर भी शंकर पृष्ठ 89। राज्यपालों की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासन। राज्यपाल की भूमिका केंद्र और राज्यों के बीच हमेशा ही विवाद का विषय रही है। राज्यपाल निर्वाचित पदाधिकारी नहीं होता। अधिकतर राज्यपाल सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, लोक सेवा या राजनीतिज्ञ हुए हैं। फिर राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है, तो राज्यपाल के फैसलों को अक्सर राज्य सरकार के कार्यों में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। जब केंद्र और राज्यों में अलग दल सत्तारूढ़ होते हैं, तब राज्यपाल की भूमिका और विवादास्पद हो जाती है। केंद्र राज्य संबंध से जुड़े मसलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1983 में एक आयोग बनाया गया। इस आयोग को सरकारीय आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग ने 1998 में अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्य तथा तय निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए। एक और कारण से राज्यपालों की शक्ति और भूमिका विवादास्पद हो जाती है। संविधान के सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधानों में से अनुच्छेद 356 है। इसके द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इस
प्रावधान को किसी राज्य में तब लागू करते हैं जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। परिणाम स्वरूप संघीय सरकार राज्य सरकार का अधिग्रहण कर लेती है। इस विषय पर राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी होता है। राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राज्य सरकार को बर्खास्त करने तथा राज्य विधानसभा को निलंबित या विघटित करने की अनुशंसा कर सके। इससे अनेक विवाद पैदा हुए। कुछ मामलों में राज्य सरकारों को विधायिका में बहुमत होने के बाद भी बर्खास्त कर दिया गया। 1959 में केरल में और 1967 के बाद अनेक राज्यों में बहुमत की परीक्षा के बिना ही सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। कुछ मामले सर्वोच्च न्यायालय में भी गए तथा सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्णय को संवैधानिकता की जांच पड़ताल न्यायालय कर सकता है। कार्टून बूझ लेते हैं। आर के लक्ष्मण टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा ये कानून बनाया गया है। यह कहना एक दुर्भाव से भरा झूठ है कि हमने गैर कांग्रेसी सरकारों को गिराया। अब हमने अपनी सरकार भी गिराई, जैसे उत्तर प्रदेश और सिक्किम में संभव है। बाद में बिहार, मध्य प्रदेश आदि की भी अपनी सरकार हम गिराए। राज्य सरकार को गिराने का खेल हर किसी को अच्छा लगता है। 1967 तक अनुच्छेद 356 का अत्यंत सीमित प्रयोग किया गया। 1967 के बाद अनेक राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जबकि केंद्र में सत्ता कांग्रेस के पास रही। केंद्र ने अनेक अवसरों पर इसका प्रयोग राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए किया अथवा उसे राज्यपाल के माध्यम से बहुमत दल या गठबंधन को सत्तारूढ़ होने से रोका। उदाहरण के लिए 1980 के दशक में केंद्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकार को बर्खास्त किया। नवीन राज्यों की मांग हमारे संघीय व्यवस्था में नवीन राज्यों के गठन की मांग को लेकर भी तनाव रहा। राष्ट्रीय आंदोलन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता को ही नहीं बल्कि समान भाषा, क्षेत्रों और संस्कृति पर आधारित एकता को भी जन्म दिया। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन लोकतंत्र के लिए भी एक आंदोलन था। अतः राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह भी तय किया गया कि यथासंभव समान संस्कृति और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होगा। इससे स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठी। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, जिसने प्रमुख भाषाई समुदायों के लिए भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की। ये कार्टून बूझ लेते हैं। शंकर चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट से कार्टून में विशाल अंधार महा गुजरात कैमूल अलग अलग समुदाय के लोग हैं। 26 जुलाई नए राज्य के निर्माण के लिए मांग की झंडी लग गई। 1956 में कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ और भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का शुरुआत हुई और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ। 1966 में पंजाब और हरियाणा को अलग अलग किया गया। बाद में पूर्वोत्तर के राज्यों को पुनर्गठन किया गया और नए राज्य जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का जन्म हुआ। खुद करें खुद सीखें। भारत के राज्य की सूची बनाएं और पता करें कि प्रत्येक राज्य का गठन किस वर्ष किया गया। संघवाद का मतलब झगड़ा है। क्या पहले हमने केंद्र और राज्यों के झगड़े के बारे में बात की और अब राज्यों के आपसी झगड़ों की बात चल रही है? क्या हम साथ साथ शांतिपूर्वक नहीं रह सकते? नए राज्य बनने की मांग को पूरा करने तथा अधिक प्रशासकीय सुविधाएं के लिए कुछ बड़े राज्यों का विभाजन 2000 में किया गया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को विभाजित कर 3 नए राज्य क्रमशः छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बनाए गए। कुछ क्षेत्रों और भाषाई समूह अभी भी अलग राज्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ अंतर्राज्यीय विवाद, जहां एक और राज्य अधिक स्वायत्तता और आय के
स्रोतों पर अपनी हिस्सेदारी के सवाल पर केंद्र से विवाद की स्थिति में रहते हैं। वहीं दूसरी ओर संघीय व्यवस्था में दो या दो से अधिक राज्यों में आपसी विवादों के भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। यह सच है कि कानून विवादों में न्यायपालिका मंच की भूमिका निभाती है, लेकिन इन विवादों का स्वरूप मात्र कानूनी नहीं होता। इन विवादों के राजनीतिक पहलू भी होते हैं, अतः इनका सर्वोच्च समाधान केवल विचार विमर्श और पारस्परिक विश्वास के आधार पर ही हो सकता है। आमतौर पर दो प्रकार के गंभीर विवाद पैदा होते हैं। इसमें एक है सीमा विवाद। राज्य प्रायः पड़ोसी राज्यों के भूभाग पर अपना दावा पेश करता है। यद्यपि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण भाषाई आधार पर किया गया है, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में एक से अधिक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अतः इस विवाद को केवल भाषाई आधार पर नहीं सुलझाया जा सकता। ऐसा ही एक पुराना विवाद है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगाम को लेकर है। मणिपुर और नागालैंड के बीच के भी सीमा विवाद पुराना है। पंजाब से हरियाणा को अलग करने और उनके बीच न केवल सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर बल्कि राजधानी चंडीगढ़ को लेकर भी विवाद है। चंडीगढ़ इन दोनों राज्यों की राजधानी है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पंजाब के नेताओं से इस विषय पर कुछ सहमति बनी थी। इसके अनुसार चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित किया जाना था, पर अभी तक ऐसा नहीं हो सका। जहां सीमा संबंधी विवादों का स्वरूप भावनात्मक होता है, वहीं नदियों के जल के बंटवारे को लेकर होने वाले विवादों की प्रकृति गंभीर है, क्योंकि यह संबंधित राज्यों में पीने के पानी और कृषि की समस्या से जुड़ा है। आपने कावेरी जल विवाद के बारे में सुना होगा। यह तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच एक प्रमुख विवाद है। दोनों राज्यों के किसान कावेरी के जल पर निर्भर हैं। यद्यपि इसे सुलझाने के लिए एक जल विवाद न्यायाधिकरण है, फिर भी ये दोनों राज्य इसे सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण में गए हैं। ऐसा ही एक विवाद नर्मदा नदी के जल में बंटवारे को लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच है। नदियां हमारे प्रमुख संसाधन हैं, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद में राज्यों के धैर्य और सहयोग भावना की परीक्षा हो जाती है। खुद करें खुद सीखे। दो राज्यों के बीच किसी एक नदी जल विवाद के बारे में सूचनाएं एकत्र करें। कहाँ पहुंचे, क्या समझे, राज्य और अधिक स्वतंत्रता की मांग क्यों करते हैं, स्वतंत्रता और अलगवाद में क्या फर्क है। विशिष्ट प्रावधान। भारतीय संघवाद की सबसे नायाब विशेषता यह है कि इसमें अनेक राज्यों के साथ थोड़ा अलग व्यवहार किया जाता है। विधायिका का अध्ययन करते समय हमने पढ़ा था कि प्रत्येक राज्य का आकार और जनसंख्या भिन्न भिन्न होने के कारण उन्हें राज्यसभा में असमानता प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, जहां छोटे से छोटे राज्यों को भी न्यूनतम प्रतिनिधित्व आवश्यक प्रदान किया गया है। वहीं इस व्यवस्था से यह भी सुनिश्चित किया गया है कि बड़े राज्यों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सके। शक्ति के बंटवारे की योजना के तहत संविधान प्रदत्त शक्तियां सभी राज्यों को समान रूप से प्राप्त है, लेकिन कुछ राज्यों के लिए उनकी विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुरूप संविधान कुछ विशेष अधिकारों की व्यवस्था करता है। ऐसे अधिकार प्रावधान पूर्वोत्तर के राज्यों असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि के लिए हैं, जहां विशिष्ट इतिहास और संस्कृति वाली जनजातियां बाहुल्य जनसंख्या निवास करती हैं। यहाँ के निवासी अपनी संस्कृति तथा इतिहास को बनाए रखना चाहते हैं। अनुच्छेद 371 बहरहाल ये प्रावधान इस क्षेत्र के कुछ भागों में अलगवाद और सशस्त्र विद्रोह को रोकने में सफल नहीं हो सके हैं। ऐसे ही कुछ विशेष प्रावधान पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश तथा अन्य राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम और तेलंगाना के लिए भी है। अब जाकर मुझे पता लगा कि पहले अध्याय में आए सुसंगत और संतुलित बनावट का असली मतलब क्या है। जम्मू और कश्मीर। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशिष्ट स्थिति प्रदान की गई है। जम्मू कश्मीर एक विशाल देशी रियासत था। भारत विभाजन के समय हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने का इसके पास विकल्प था। स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर को लेकर युद्ध हुआ। इन परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर में महाराजा ने
भारत का चयन किया। अधिकांशतः मुस्लिम बाहुल्य राज्यों ने पाकिस्तान का चयन किया, पर जम्मू कश्मीर एक अपवाद था। इस परिस्थितियों में संविधान में उसे काफी ज्यादा स्वायत्तता प्रदान की गई। अनुच्छेद 370 के अनुसार केंद्र सूची और समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने और उसे जम्मू कश्मीर में लागू करने के लिए इस राज्य की सहमति की आवश्यक है। यह अन्य राज्यों की स्थिति में भिन्न है। अन्य राज्यों के लिए 3 सूचियों द्वारा किया गया शक्ति विभाजन स्वतः प्रभावित होता है। जम्मू कश्मीर के संबंध में केंद्र सरकार को सहमति शक्ति यहाँ प्राप्त है। केंद्र सूची और समवर्ती सूची में वर्णित शक्तियों का यहाँ प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार की सहमति लेनी पड़ती है। इससे जम्मू कश्मीर राज्य को ज्यादा स्वायत्तता मिल जाती है। व्यवहार में जम्मू कश्मीर को उतनी ही स्वायत्तता प्राप्त नहीं है जिसका संकेत अनुच्छेद 370 की भाषा में मिलता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह राज्य सरकार की सहमति से यह तय करे कि केंद्र सूची और समवर्ती सूची के कौन कौन से प्रावधान राज्यों के लिए प्रभावी होंगे। राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर सरकार की सहमति से अब तक 2 संवैधानिक आदेश जारी किए हैं। इनके अंतर्गत इन सूचियों में वर्णित अधिकार शक्तियों को राज्य में लागू किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर को एक अलग संविधान और ध्वज जरूर है, पर संघीय और समवर्ती सूची के विषय पर राज्य के लिए कानून बनाने की संसदीय शक्ति की अभी पूरी तरह से स्वीकृति मिल गई है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में एक अंतर यह है कि राज्य सरकार की सहमति के बिना जम्मू कश्मीर में आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता। संघ सरकार जम्मू कश्मीर में वित्तीय आपात स्थिति लागू नहीं कर सकती तथा राज्यों के नीति निर्देशक तत्व यहाँ लागू नहीं होते हैं। यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि भारतीय संविधान के संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत राज्य सरकार की सहमति से ही जम्मू कश्मीर में लागू हो सकता है। अनेक लोगों की मान्यता है कि संघीय व्यवस्था में शक्तियों का औपचारिक और समान विभाजन संघ की सभी इकाइयों राज्यों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। अतः जब भी ऐसे विशेष प्रावधान की व्यवस्था संविधान में की जाती है तो उसका कुछ विरोध भी होता है। इस बात की भी शंका होती है। ऐसे विशिष्ट प्रावधानों से उन क्षेत्रों में अलगवादी प्रवृत्तियां मुखर हो सकती हैं। इन विशिष्ट प्रावधानों को लेकर कुछ विवाद है। निष्कर्ष, संघवाद एक इंद्रधनुष की भांति होता है जहां प्रत्येक रंग का अलग अस्तित्व होता है, लेकिन वे सभी रंग मिलकर एक सुंदर और सद्भावपूर्ण दृश्य उपस्थित करते हैं। संघीय व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने का कठिन कार्य करती है। कोई भी कानूनी या संस्थानिक फार्मूला संघीय व्यवस्था के सुचारू रूप से कार्य करने की गारंटी नहीं दे सकता। इसकी सफलता के लिए जनता और राजनीतिक प्रक्रिया को परस्पर विश्वास, सहनशीलता और तथा सहयोग की भावना पर आधारित कुछ गुणों, मूल्यों और संस्कृति का विकास करना चाहिए। संघवाद एकता और अनेकता दोनों का आदर करता है। अनेकता और विविधताओं को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे बाध्यकारी एकता में और ज्यादा सामाजिक संघर्ष तथा अलगवाद को जन्म देता है, जो अंत में एकता को ही नष्ट कर देती है। विभिन्नताओं और स्वतंत्रता की मांग के प्रति संवेदनशीलता तथा उत्तरदायित्व राजनीति व्यवस्था ही सहयोग संघवाद का एकमात्र आधार हो सकता। केंद्र सरकार ने मंगलवार को जीएनएलएफ के नेतृत्व वाले दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल की 6ठी अनुसूची में वर्णित दर्जा देने की घोषणा की है। इसमें पश्चिम बंगाल इस पर्वतीय जिले के शासकीय निकाय को ज्यादा स्वतंत्रता प्राप्त होगी। 2 दिन के गहन विचार विमर्श के बाद नई दिल्ली में केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और सुभाष सिंह के नेतृत्व वाली गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट जीएनएलएफ के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए। वर्षा प्रभावित प्रदेशों के लिए सरकारी कार्य योजना लाएगी। केंद्र सरकार ने वर्षा प्रभावित प्रदेशों से पुनर्निर्माण की विस्तृत योजना भेजने को कहा है ताकि वह अतिरिक्त राहत प्रदान करने की उनकी मांग को फौरन कार्रवाई कर सके। दिल्ली के लिए नए आयुक्त, देश की राजधानी दिल्ली में नए नगर पालिका आयुक्त को बहाल किया जाएगा। इस बात की पुष्टि करते हुए एमसीडी के वर्तमान आयुक्त राकेश मेहता ने कहा कि उन्हें अपने तबादला के आदेश मिल गए हैं और संभावना है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अशोक कुमार उनकी जगह संभालेंगे। अशोक कुमार अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव का हैसियत से काम कर रहे हैं। 1975 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री मेहता
पिछले 3.5 साल से आयुक्त की हैसियत से काम कर रहे हैं। मणिपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा, राज्यसभा ने बुधवार को मणिपुर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने वाली विधेयक पारित किया। मानव संसाधन विकास मंत्री ने वायदा किया कि अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और सिक्किम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में भी ऐसी संस्थाओं का निर्माण होगा। केंद्र ने धन दिया। केंद्र सरकार ने अपनी ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश में 553 लाख रुपए दिए। इस धन की पहली किस्त के रूप में अरुणाचल प्रदेश को 466 लाख रुपए दिए गए हैं। जब हम बिहारियों को बताएंगे कि मुंबई में कैसे रहना है। करीब 100 शिव सैनिक ने मुंबई के जे अस्पताल में उठक पटक करके रोजामर्रा के काम धंधों में बाधा पहुंचा यह नारे लगाए और धमकी दी कि गैर मराठी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई तो इस मामले को वे स्वयं ही निपटाएंगे। सरकार को भंग करने की मांग। कांग्रेस विधायक दल ने प्रदेश के राज्यपाल को हाल में सौंपे एक ज्ञापन में सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ नागालैंड DAN की सरकार को तथाकथित वित्तीय अनियमितताओं और सार्वजनिक धन के गबन के आरोप में भंग करने की मांग की है। NDA सरकार ने नक्सलियों से हथियार रखने को कहा है। विपक्षी दल राजद और उसके सहयोगी कांग्रेस और CPIM के वॉकआउट के बीच बिहार सरकार ने आज नक्सलियों से अपील की है कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ दें। बिहार का विकास के नए युगों में ले जाने के लिए बेरोजगारी की जड़ को से खत्म करने के अपने वादे को भी सरकार ने दोहराया। शीर्षक एक, बेल्जियम, संघीय बेल्जियम, इसके घटक और इसका क्षेत्र। अनुच्छेद 1 बेल्जियम एक संघीय राज्य है जो समुदाय और क्षेत्रों से बना है। बेल्जियम अनुच्छेद 2 बेल्जियम 3 समुदायों से बना है: फ्रेंच समुदाय, फ्लेमिश समुदाय और जर्मन समुदाय। अनुच्छेद 3 बेल्जियम 3 क्षेत्रों से मिलकर बना है: बेलून क्षेत्र, फ्लेमिश क्षेत्र और ब्रुसेल्स क्षेत्र। अनुच्छेद 4 बेल्जियम में 4 भाषाई क्षेत्र: फ्रेंच भाषी क्षेत्र, 10 भाषी क्षेत्र, ब्रुसेल की राजधानी का द्विभाषी क्षेत्र तथा जर्मनी भाषी क्षेत्र। राज्य का प्रत्येक कम्युनियन इन भाषाओं क्षेत्रों में से किसी एक का हिस्सा है। अनुच्छेद 5 वैलून क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रांत वैलून, ब्रांड, हेनाल्ट, लेग और लग्जमबर्ग और नामुर फ्लेमिश क्षेत्र के अंतर्गत शामिल प्रांत हैं। एंटीवर्प, फ्लेमिश ब्रेबेंट, वेस्टर्न फ्लैंडर्स, ईस्टर्न फ्लैंडर्स और लिम्बर्ग हैं।